नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसमें ऐसे लगता है कि बाकी ममालिक भी शरीक हो रहे हैं। कल अमेरिका ने B-1 तैयारों से ईरान के ऊपर हमला किया है और इसके बहुत सारे अहदाफ जिसका अभी तक तफसीलात उसकी सामने नहीं आई। ताहम कहा जा रहा है कि ये पास्तारान का जो ठिकाने थे वहाँ पर ये हमले किए गए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक B-1 तैयारे जो हैं उन्होंने पास्तारान इनकलाब के अहदाफ को निशाना बनाया है और 2000 पाउंड वज़नी 2 दर्जन बम या दर्जनों क्रूज़ मिज़ाइल ले जाने की सलाहियत ये B-1 तैयारा रखता है। इससे पहले आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस जो जंग हुई थी उसमें भी अमेरिका ने ये तैयारे इस्तेमाल किए थे। यूरेनियम साइट्स जो थी उनको निशाना बनाने के लिए उन्होंने ये तैयारा इस्तेमाल किया था। एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि अमेरिका भरपूर हमले की तैयारी में है और उसके लिए अमेरिका के अंदर जो है वो बात हो रही है, बल्कि मुख्तलिफ जो फ़ौजी दस्ते हैं उनकी तैनाती का अमल भी मशरक़ वुस्ता के अंदर शुरू कर दिया गया है। ये भी याद रहे कि ये जो B-1 तैयारा है इसने बरतानिया से जो है वो परवाज़ भरी थी और यूँ लगता है कि बरतानिया भी और नेटो के बाकी ममालिक भी इस जंग में शरीक हो सकते हैं। दूसरी जानिब बहराए अहमर के अंदर जो है वो सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई है। बाबुल मंदब को जो हौतीज़ हैं उन्होंने बंद करने का कहा है और उनके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। आज सऊदी अरब के जो 2 टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है हौतियों की तरफ से। याद रहे कि कल पाकिस्तान ने तंबीह की थी, धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं जो कि सऊदी अरब के साथ मिल के वहाँ पर जो तिजारत करें अगर उनको निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। दूसरी जानिब जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वली अहद सऊदी वली अहद से भी बात हुई है टेलीफोन के ऊपर और उन्होंने इज़हार यकजहती भी किया है। इस्कंदर मोमनी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं ईरान के, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वज़ारत दाखिला के जो स्पोक्स पर्सन हैं ताहिर अंद्राबी साहब आज उन्होंने कहा कि वो बहुत अहम दौरे पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इन सारी मामलात के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम और डीजल प्राइसेस के अंदर इजाफा कर दिया है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम के ऊपर ये बम गिरना शुरू हो गया। इसके अंदर मुख्तलिफ सवालात हैं। सवाल तो ये बनता है कि आखिर ये जो पेट्रोलियम लेवी है ये क्यों इसके अंदर इजाफा है और 102 रुपये तकरीबन या 100 से ज़ायद जो है रुपए वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के अंदर हुकूमत इकट्ठा करती है, वो क्या ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसी तरह से जो 7 रुपये के करीब जो है वो टैरिफ है इसके ऊपर और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद के अंदर जो आप आवाम से पैसे लेते हैं उसमें कमी या रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता और ये इजाफा दिन ब दिन क्यों हो रहा है। जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उनके अंदर कमी क्यों वाकई नहीं हो रही, ये बुनियादी सवाल है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा साहब, दिफाई उमूर के दोनों माहिरीन हैं। ज़बरदस्त, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगी और ये जो मशरक़ वुस्ता के अंदर एक नई लहर आई है और बहुत ख़तरनाक है ख़ास करके ईरान के लिए। आज कल 12वीं रात थी कि ईरान के ऊपर जो है वो अटैक्स हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा, आपने इनवाइट किया है और ये जो हम जंग देख रहे हैं वाकई लेडर ऑफ एस्केलेशन पे बड़ी तेजी से जा रही है। ये B-1 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर जिसका आप जिक्र कर रही थी, आपको याद होगा कि जो जून 2025 में जंग हुई थी जब इसराइल ने शुरू की थी और कल्मिनेशन करनी पड़ी थी अमेरिका को आके, और कल्मिनेशन इसलिए करनी पड़ी थी कि एक लेडर ऑफ एस्केलेशन अमेरिका ने एकदम चढ़ाया था B-2 B-52 बॉम्बर्स ला के। ईरान को ये मैसेज दिया जा रहा था कि या तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो यानी एक एग्रीमेंट पे आ जाओ सीज फायर पे, या हम लेडर ऑफ एस्केलेशन अमेरिका के हाथ में चली जाएगी और वो बढ़ाना शुरू कर देगा। अभी भी मुझे एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह लें या टाइम कंप्रेशर अमेरिका पर नजर आ रहा है, वो ये और जो कि ईरान को भी पता है वो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास टाइम कम है। 3.5 महीने तकरीबन 4 महीने के बाद इलेक्शन है उनके, वो एक प्रेशर है नंबर 1। डाइवर्जेंस है इस वक्त इसराइल और अमेरिका की। इस वक्त वॉर स्ट्रैटेजी में ऑलमोस्ट आपने देखा इस वक्त जो है इसराइल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, उस पर अलग बात की जा सकती है। अभी 1 बॉम्बर जिसका आप जिक्र कर रही हैं ये एक वाहिद अमेरिका का जंगी जहाज है जो बॉम्बर है और सुपरसोनिक है। आवाज की रफ्तार से तेज उड़ता है, 1985 से ये ऑपरेशनल है
और इसकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 का क्रू होता है। इमेजिन कर लें कितना बड़ा जहाज है। कुछ वेपन्स ये इंटरनली कैरी करता है, कुछ एक्सटर्नली कैरी करता है। ओवर टोटल जहाज तकरीबन 75,000 पाउंड तक टनेज उठा सकता है। आप इमेजिन, पाउंड्स का मतलब है ऑलमोस्ट 30,000 किलोग्राम, विच इज ह्यूज। हम्म। और इतना ज्यादा टनेज का मतलब ये है कि ईरान को ये मैसेज देना कि रिलेटिवली अमेरिका अपना मोस्ट इकोनॉमिकल जो जहाज हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो टेस्टेड हैं वेपन से, वो उनको इस्तेमाल करना शुरू हो गया। ये इटसेल्फ एक इंडिकेटर होता है कि इंस्टेड ऑफ पॉकेट्स में, जिसका एक और भी इंडिकेटर ये है कि पॉकेट्स में करने की बजाय अमेरिका एक मैसिव डिस्ट्रक्शन कर रहा है। और मैं पहली दफा जो जंग हुई थी 40 दिन की, उसमें मैं नहीं विजुलाइज कर पाया था कि अमेरिका का कोई ऑर्केस्ट्रेटेड पैटर्न है इस जंग के अंदर। ऑर्केस्ट्रेटेड पैटर्न ये होता है कि आप थ्रू अ स्ट्रैटेजी बाय डिजाइन इस तरह का मिशन अनलीश करते हैं जो एक आपको एक वॉर ऑब्जेक्टिव या मिशन प्लानिंग में कंक्लूजन में मदद करता है। इस दफा मैं देख रहा था पहली दफा तो 40 दिनों में रैंडम बमबारी थी। कभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर करते थे, कभी वो साइट्स पर करते थे, कभी वो कोस्टल एरियाज पे करते थे। अब पहली दफा उन्होंने अलोंग द कोस्ट बमबारी की है, चाबहार से लेके ऑल अलोंग कोस्ट, जहां जहां ईरान का ये है करना। वो ये चाह रहे हैं कि ईरान की जो कैपेसिटी टू इंगेज ऑल शिपिंग, जिसको वो डिटरेंस क्रिएट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए, आई थिंक उस कैपेसिटी को इनहेलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एस्केलेशन लेडर अमेरिका अपने हाथ में रखना चाहता है। ईरान जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर रहा है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने पहले देखा, अब ह्यूथीज के थ्रू बाब अल मंदब में। तो आई थिंक ईरान समझता है कि स्टेट ऑफ लेटर ऑफ एस्केलेशन उसके भी हाथ में होनी चाहिए, और उसको ये भी पता है कि टाइम सेंसिटिव ईरान की निस्बत अमेरिका इस वक्त ज्यादा है। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हमले हैं, बिल्कुल ये इसके अंदर अमेरिका के लिए कोई पॉलिटिकल, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक सायरन बज रहा है? यानी, और अभी मैं देख रही थी कि जो सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील है उसको भी उन्होंने मुआहदा इब्राहिमी के शमूलियत के साथ जो है वो मुंसलिक किया है। वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं इस डील के हवाले से भी जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। तो कितनी मुश्किलात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी और अमेरिका के लिए इस जंग के अंदर? जी, बहुत शुक्रिया आज़मा शाह साहबा। देखें, बात सिंपल सी है कि अमेरिकन जैसे अभी जिस तरह फरमा रहे हैं कि टाइम सेंसिटिव है। मुझे लगता है कि जो कैंपेन अमेरिका ने अभी शुरू की है, उनको इस चीज़ का पता था कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि तेल की कीमतें फिर अमेरिका में बढ़ गई हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों, हफ्ते पहले कम हुई थी। मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन वो इस अपनी जो कैंपेन है इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस का क्वेश्चन है। कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में बैठ के इरानियंस जो हैं वो शिप्स को मॉनिटर करेंगे और वो अलाउ करेंगे कि कौन से रूट से कौन सी शिप गुजरेगी, तो अमेरिका फिर किस चीज़ की सुपर पावर है? उसकी जीसीसी को गारंटीज़ और उसकी जो मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं या जो सारे एसेट्स हैं या जो एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट में खड़े हैं, वो किस काम के हैं? प्लस मुझे लगता है एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि चाइना फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है अमेरिका के अंदर, जो कि ट्रम्प साहब ने थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले ये कहा कि जो चाइना जो है वो हमारे इलेक्शंस में मेडलिंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस फैक्टर को थोड़ा और हवा दी जाएगी। कि लास्ट टाइम जब वो कह रहे थे 2020 में चाइना इन्वॉल्व था। जबकि अगर आप देखें, डेमोक्रेट्स को देखें तो वो कहते हैं 2016 में रशिया इन्वॉल्व था। तो वो रशिया को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, वो समझते हैं चाइना को मैं इन्वॉल्व करूँ और कहूँ कि जनाब मैं तो, मुझे 2020 में भी हराया गया था और मुझे फिर खतरा है कि चाइना मुझे हराएगा। तो वो इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं एक फॉरेन एलिमेंट के साथ। तो डोमेस्टिकली ट्रम्प के ऊपर प्रेशर ये है कि अगर वो एक्शन नहीं लेते तो अमेरिका की पावर पहले ही कंप्रोमाइज हुई, कि वो जो सारे का सारा एमओयू था उसके बारे में कहा जाता था कि वो अमेरिका के फेवर में नहीं है, वो तो ईरान की फेवर में है। अब अमेरिका अगर मिलिट्री कंपोनेंट का भी प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करता और चीजें अपनी फेवर में नहीं करता, ईरान जो है वो होतीज का इस्तेमाल करता है और मजीद रेड सी जो है, ये जो बाबल मंदेब जो है उसको भी बंद कर दिया जाता है, तो ये अमेरिकन जो मिलिट्री है उसकी ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा और उसकी कैपेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अगर मिडल ईस्ट में जहां पे वो कई दहाइयों से बैठा हुआ है वहां पे कुछ नहीं कर सकता, तो कल को इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, चाइना के बैकयार्ड, स्टेट ऑफ उसमें मलाक्का, क्या वहां पे करेगा? चीजें कैसे मैनेज करेगा? तो ये क्वेश्चन अमेरिका की कैपेबिलिटी, अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस का है। और ट्रंप साहब, मेरा ख्याल है कि मल्टीपल और एंगल्स पे काम करेंगे जिसपे
वो अपने वोटर सपोर्टर को जाएंगे और ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। अभी मार्को रूबियो ने कल ही कहा है कि ईरान अगर आई टू आई कहता है तो ट्रम्प हेड फॉर आई कहता है। तो इट मींस के और ये भी नजर नहीं आ रहा कि कुछ ले दो हो या कुछ सीज फायर की बात हो। तो लगता ये है बड़ी कि ये सिचुएशन सेंसिटिव है। जी जी, अच्छा, ये चिश्ती साहब जो बात हुई है अभी रूस की, चीन की तरफ, चीन के हवाले से भी इशारा किया है मार्को रूबियो ने, आज रूस के हवाले से बात की है कि वो भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, यानी कल इस तरह की बातें अमेरिका के अंदर हो रही है। लेकिन चीन के तो उन्होंने कहा जी हमें इशारे मिले हैं कि जी वो इस मशरक़ वुस्ता के अंदर है, या ये जो सपोर्ट है चीन और रूस की ईरान के साथ मौजूद है, चाहे वो सिग्नल्स के हवाले से हो या वो इंफॉर्मेशन के हवाले से हो, ये किस लेवल पे है? और क्या आपको लगता है कि आलमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है जो इस वक्त की लड़ाई है? देखिए, इस वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि इस जंग में चीन की और रूस की दिलचस्पी क्या है। रूस की नंबर 1 दिलचस्पी है कि वो एज ए मेन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑयल के तौर पे उभरा है। क्रेडिट की बजाय कैश पर उसको पैसे मिलते हैं। अब यूक्रेन में उसको हेवीली चाहिए थी, फंडिंग चाहिए थी और उसको कैश चाहिए था फॉर सोल्जर्स कंपनसेशन। लाखों लोग उनके जान से गए हैं, तो ईरान की उसकी जरूरत थी रूस की कि उसको कैश इस वक्त अवेलेबल हो। 1, उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करना पड़ता है अपने वेपन्स के लिए, वो भी चाहिए था उसको। तो उसकी तो ये इंटरेस्ट है कि बुनियादी तौर पर ये एस्केलेशन तो मिलिटरीली चलता रहता है, तो रूस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेनिफिटेड है। चीन का इंटरेस्ट हमें ये देखना होगा कि चीन ये चाहता है कि जितनी डाइल्यूशन अमेरिकन वेपन्स की हो, डिप्लीवेशन हो, आर्सेनल उनका कॉम्प्रोमाइज हो, उतनी ही ज्यादा अमेरिका की जो डिटरेंस है अगेंस्ट ताइवान फॉर चाइना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जाहिर है। और वो डिटरेंस है जो अमेरिका ने अपना खुद विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खोली है। किसी मुल्क ने अमेरिका पर हमला नहीं किया कि मजबूरन अपने लोगों को वो इंस्पायर कर सकें कि देखें हम पर हमलावर हो गया कोई, अब हमने डिफेंड करना है। ये वॉर ऑफ चॉइस थी। जितना ज्यादा डिप्लीट होगा असला अमेरिका का, उतना ही ताइवान पर डिटरेंस कम होगी चाइना के खिलाफ, नंबर 1। और एक और चीज है, मैं अगर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हूं और मैं ईरान की तरफ से हूं, तो मैं तो ये चाहूंगा ही नहीं कि जो ड्रोन मैं भेज रहा हूं वो जमीन पर गिरे। मैं तो चाहूंगा सबको इंटरसेप्ट करो, इसलिए कि जमीन पर कॉस्ट पता नहीं ईरान ने कुछ चुकानी है कि नहीं चुकानी है। नीचे कोई इंडस्ट्री, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग तबाह होनी है या पानी का कोई प्लांट तबाह होना है, वो ज्यादा महंगा है, या $3 से $4 मिलियन के कई पैट्रियट जो दर्जनों एक के ऊपर फायर हो रहे हैं वो महंगे हैं। तो ईरान तो बाय स्ट्रेटेजाइज उसको करना चाहिए कि इतने ड्रोन फेंके उसकी सैचुरेशन। और अमेरिकन को लेट समझ आई है। पिछली जंग में 2025 जून में इजराइल को बहुत लेट समझ आई थी, जब उसने डमी ड्रोन भी फेंके, इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन की, और शुरू में उन्होंने थर्ड और पैट्रियट और टॉमस सब के सब मिसाइल चलवा दिए, थिंकिंग कि इजराइल ब्रीचेबल ही नहीं है। जब पेनिट्रेट हो गया, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हुई, 5-5, 6-6 दिन लोग बंकर में सोए, तब इजरायली फौज को समझ आई कि हम तो ऐसी इंटरसेप्शन करते रहे हैं जो डिस्ट्रक्टिव थी ही नहीं। मेरा ख्याल है वही ईरानी अब कर रहे हैं, अपने लिए जंग सस्ती रख रहे हैं, अमेरिका के लिए बहुत महंगी रख रहे हैं। और खास तौर पर ईरान को शायद ये भी पता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो उसके लिए अमेरिका को ज्यादा जल्दी है कंक्लूजन करने की। इसीलिए आपने देखा कई दफा पॉजिटिव बयान आते हैं, लेकिन मैं क्विकली 3 वजह बता सकता हूं जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट पोस्ट एमओयू हुआ है। नंबर 1 देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद ओमान ने कोशिश की कि शिपिंग लाइन को अपनी कोस्ट के साथ से गुजारे, जो अमेरिका की इंकरेजमेंट थी, और जीसीसी के मालिक और अरब मुल्कों ने इंकरेज किया कि एज एन ऑल्टरनेट ओमान अपने जहाजों, अपनी तरफ से जहाजों को गुजरने दे। उनको टारगेट किया ईरान ने, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि अमेरिका ने वो वादा नहीं पूरा किया जो क्या था, एमओयू साइन हो जाएगा तो हम आपको फंड रिलीज करेंगे, वो नहीं हुआ। अमेरिकी सदर और वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ईरान को हक है मिसाइल रखने का क्योंकि बाकी भी रखते हैं। ईरान ने लेजिटिमेसी समझा, खुश हुआ, लेकिन साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि किसी सूरत मिसाइल टेक्नोलॉजी पे इसको एडवांस नहीं होने देंगे। तब ईरान को समझ आई कि हिजबुल्ला पर भी बमबारी बंद नहीं की ईरान ने, तो ये मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं। और फिर उसको याद आया JCPOA, जिसके तहत इसने, ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल दे दिया रूस को थ्रू कैस्पियन सी। मुआहदा हो गया, 25 महीने लगे इंटरम से लेकर साइन होते, और 36 महीने लगे प्रेसिडेंट ट्रंप को उसको खिड़की से बाहर फेंकते हुए, और कोई भी इनको सैंक्शंस नहीं इन पर उठाई गई। तो अब आप ट्रस्ट डेफिसिट को रिलेट करें JCPOA वाले को अब से लेके, एंड वी कैन इजीली जस्टिफाइड, तो पता है इट कैन नाउ, ईरान को ये पता है, ईरान ये समझता है कि इट इज नाउ और नेवर।
इट इज नॉट अ लॉन मोइंग के हर 2 साल बाद एक ट्रिमिंग मशीन आए, घास की मशीन चलाए, हमें ट्रिम करके चला जाए। तो वो समझते हैं कि 20,000 टारगेट्स हम अपने तबाह करवा चुके हैं, 5,000 और Very करवा important. लेंगे। लेकिन आने वाले वक्तों में अमेरिका में आने वाले सुदूर जरूर ये पढ़ेंगे वॉर स्ट्रैटेजी के कहां फॉल्टी थी, ताकि 1-2 दिहाइयां ईरान डेवलपमेंट कर सके और दोबारा रिपीटेड अटैक ना हो ईरान।